हेलो माय जीनियस। आज हम कवर करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का रिवीजन, द फास्ट एंड क्विक रिवीजन। तो हम आज कवर करने वाले हैं रिवीजन में ये सारे टॉपिक्स, पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर करने वाला है। ये वन शॉट रिवीजन होने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो हम कवर करने हैं वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में है सबसे बेसिक चीज़, ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? चैप्टर बात कर रहा है सेल्स के बारे में। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही किसको कह रहे हैं? हम सेल्स को डिनोट कर रहे हैं, ये सेल्स है। या फिर सेल को क्या कहेंगे? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसमें किया था? इसने किया था कॉक्स स्लाइस में। ठीक है। अब होते हैं शेप के बारे में। क्या सेल की शेप सेम होती है? नहीं, सेल की शेप हमेशा अलग अलग होती है। कैसी होती है? जैसे हमारे अगर आरबीसीज की बात करें, हमारे आरबीसीज में बाइकॉनकेव सेल्स पाए जाते हैं। हमारे जो नर्व सेल्स होती हैं उसमें ब्रांच्ड सेल्स पाए जाते हैं। ब्रांच्ड सेल्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ये इनकी ब्रांचिंग की है। ये हो गए ब्रांच सेल। बाइकॉनकेव मतलब सिंपल राउंड शेप। अब बात करेंगे साइज़ के बारे में। क्या सेल की साइज़ सेम होती है? नहीं, हर जगह अलग अलग साइज़ होती है। वो डिपेंड करता है कि सेल क्या बना रहा है उसके ऊपर। सबसे हमारे शरीर में जो सबसे स्मॉलेस्ट, हमारे शरीर में नहीं वैसे जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो किसका होता है? स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा का होता है। और जो बिगेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी में वो किसका होता है? वो नर्व सेल होता है। पर फीमेल के केस में कौन सा होता है? एग सेल होता है। एग सेल सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, द सेल मेड अप ऑफ। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, द सेल मेड अप ऑफ। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल का स्ट्रक्चर, सेल कैसा होता है। ठीक है, ये एक सेल है। ठीक है, एक सेल है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस का रीजन होता है, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो बाहर की जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये बाउंड्री लेयर जो भी इसको क्या है, ये क्या है? इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो यहाँ पर है ना, इसमें ये कैसा मटेरियल रहता है? ये फ्लूइड मटेरियल रहता है, लिक्विड जैसा फ्लूइड मटेरियल रहता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? अंदर सेंटर में ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। अब जो ये साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं? इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल रहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया ना? ये क्या है? बाहर वाली ये ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये अंदर जो है मटेरियल, ये पूरा क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? फ्लूइड स्टेट में होता है। ये अंदर जो है ये इसको कहते हैं न्यूक्लियस। अब ये हो गया, ये कौन सा हो गया? ये एनिमल सेल हो गया। प्लांट सेल भी ऐसा ही होता है, बस उसमें एक चीज़ अलग होती है। प्लांट सेल में एक चीज़ अलग क्या होती है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, इसके भी बाहर एक और लेयर होती है, एक और मेम्ब्रेन होती है, एक और बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री की भी बात, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। ये सेल वॉल सिर्फ किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? अभी पढ़ा था ना बाहर वाली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ आउटर कवरिंग, है ना? इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं? हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं। और किसका बना होता है? ये किसका बना होता है? ये बना होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का।
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये किसका बना है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। एक और क्वालिटी क्या है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज अ मेम्ब्रेन ओनली। हाँ, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है इसमें ना सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीज़ ये इधर से इधर ट्रांसफ़र कर सकती है, तभी सेल के अंदर कोई चीज़ आएगी ना, सेल काम कर पाएगा। ये सेल जो काम कर रहा है वो बाहर कैसे निकलेगा अगर बाउंड्री के बाहर नहीं निकल पाया तो। इसलिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सेलेक्टिव मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को बाहर भेज दे, अब सब चीज़ बाहर चल जाएगी तो सेल के अंदर क्या आएगा। इसलिए कुछ चीज़ सेलेक्टिव चीज़ को ये ट्रांसफ़र कर पाता है अंदर से बाहर। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल वॉल। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल। सेल वॉल किस में पाई जाती है? प्लांट्स में। प्लांट्स का ये क्या है? आउटर मोस्ट है ना। प्लांट्स में पहले क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर क्या है? सेल वॉल पाई जाती है। ये किसकी बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ये बनी होती है सेलुलोज की। ये सेलुलोज इसको क्या करता है? ये सेलुलोज इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? अब बताओ, इसमें ये जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है ये अलग क्या काम करेगी जो हमको नहीं चाहिए होती? अब जो ये सेल वॉल होती है ना, जब हमने पढ़ा है ना सॉल्यूशंस के बारे में, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। जब सॉल्यूशन को पानी में रखो तो वो सेलअप हो जाता है, जब अदर हाइपरटोनिक कंडीशन में रखो तो सिंक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर उसने ज़्यादा पानी पी लिया सेल ने, तब तो सेल फट जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है अब। तो इस कंडीशन को बचाने के लिए सेल में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, ताकि ज़्यादा वाटर अंदर ना आ सके। ये सेल वॉल क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो एक्सपेंशन ना हो सके। दूसरी चीज़, ये उसको ना शेप देता है सेल वॉल, ताकि वो उसी शेप में रही आए। ये क्या देता है? उसको एक परफेक्ट शेप देता है। और सबसे मेन चीज़ जो सेल वॉल की ये इसके लिए क्या करता है? मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। अब पेड़ के पास तो हाथ पाँव नहीं होते ना, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? किसी ना किसी की चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। अब इसके सेल हमेशा बाहर रहते हैं एनवायरनमेंट में, किसी चीज़ की वजह से इनको कुछ नुकसान ना हो, इसलिए इसके मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। कौन है? सेल वॉल बचाता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट, सेलुलोज का बना होता है। ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ किस लिए प्रोवाइड करता है? प्लांट्स हमेशा खड़े रहते हैं ना, हमेशा खड़े रहते हैं, वो हिलते डुलते तो नहीं है। तो जो खड़े रहते हैं उनको कॉन्स्टेंटली खड़े होने के लिए बिना किसी रेस्ट के कुछ स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। वो स्ट्रेंथ इनको कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेल वॉल प्रोवाइड कर रहा है। ये इसकी शेप भी डेफिनेट करके रखते हैं। ये नहीं कि कभी ऐसी शेप हो गई, कैसे कभी वैसी शेप हो गई, फिक्स शेप रही है, उसके लिए भी सेल वॉल ही काम करता है। और मेन फंक्शन इसका क्या है? मैकेनिकल इंजरी से बचाना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? न्यूक्लियस में ऐसा कुछ है नहीं। न्यूक्लियस कहाँ पर जाता है? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमने देखा था ना, एक कहाँ रहता है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस का रीज़न ही अलग होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस ना डबल मेम्ब्रेन है। जितनी भी चीज़ें होती है सब सिंगल मेम्ब्रेन है, पर न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन, इसमें 2 लेयर है। 2 लेयर क्यों है? ये ना 2 लेयर पोरस है। पोरस मतलब ये भी वही काम कर रही है। पोरस मतलब क्या होता है? होल्स। इसमें मेम्ब्रेन होल्स क्यों प्रेजेंट है? ताकि मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सके। न्यूक्लियर रीजन से भी कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ सके, और साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल्स रेडी हो रहे हैं जो न्यूक्लियस के लिए बेनिफिशियल है उसके वर्क के लिए, तो वो कहाँ आ सके? अंदर आ सके। इसलिए इसमें क्या पोर्स मौजूद होते हैं। सेकेंड चीज़ जो इसमें है, इसमें और क्या होता है? इसमें मेन इसका काम क्या है? इसमें ना क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा है ना। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स में ही हमारा जेनेटिक्स मटेरियल होता है। हम क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्रोमोसोम्स से पता चलती है। तो क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है? क्रोमोसोम्स के पास डीएनए होता है, जिसकी वजह से सब कुछ पता चल जाता है। क्रोमोसोम्स के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए से ही क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? क्रोमोसोम्स ना रॉड शेप के होते हैं, ऐसे रॉड शेप्स के क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। दीज आर क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स विजिबल कब होते हैं, हमें दिखाई कब देंगे? क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल इन द ड्यूरेशन ऑफ डिवीजन। जब हम सेल का डिवीजन करेंगे तब सिर्फ हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं, उसके अलावा हमको क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म में ऐसा कुछ है नहीं। साइटोप्लाज्म इसे फ्लूइड नेचर का होता है, और जो हमारा सेल है, ये सेल के अंदर जो जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। और साइटोप्लाज्म का नेचर क्या होता है? ये फ्लूइड होता है। ठीक है। सही है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, सेल ऑर्गेनेल्स में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? ये अभी हमने पढ़ा, ये सेल है, ये क्या हो गया? ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा लिक्विड सा ये हो गया साइटोप्लाज्म। ये क्या है अंदर सेंटर पे? न्यूक्लियस। और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो सेल का काम कर रही हैं, ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इनकी भी एक खुद की मेम्ब्रेन है, ये ऐसा थोड़ा सा रखा हुआ नहीं है, ये परफेक्टली डेफिनेट डिफाइन है। इनका एक मेम्ब्रेन है जिससे ये बाहर वाली चीज़ से अलग पता चलता है कि ये अलग चीज़ है। तो ये क्या है? ये बहुत सारे ऑर्गेनेल्स। अब ये ऑर्गेनेल्स वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो शॉर्ट में ER लिखा हुआ है। ER का काम क्या होता है? ER बना कैसे होता है? इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। बहुत सारे ट्यूब्स का ना एक साथ जब वन बाय वन अटैच होकर एक साथ वो ऑर्गेनाइज है। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स। जो ऐसे स्ट्रक्चर आपको सेल्स में दिखाई देते हैं ना, ये जस्ट न्यूक्लियस के बाहर ही प्रेजेंट होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज़ व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है RER, एक होता है SER। RER का फुल फॉर्म क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रफ क्यों होता है? क्योंकि जैसे नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये क्या है? ये स्मूथ वाला है। बट अगर इसके ऊपर जो है ना राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसके ऊपर, तो अब थोड़ा सा इसमें कुछ अलग चीज़ आ गई ना तो छूने में रफ सा लगेगा, इसलिए ये कौन से हो गए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। इसमें क्या होता है? इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं होते राइबोसोम्स प्रेजेंट। अब क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स का तो काम ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये वाले ER का काम क्या हुआ? RER का, इसका काम हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। ये ना प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सिंथेसिस भी करते हैं, सिंथेसिस मतलब बनाना। इनका काम होता है प्रोटीन को सेल्स के अंदर बनाना और उनका ट्रांसपोर्ट करना, जिस जगह पे ज़रूरत है वहाँ तक भेजना, ये इनका काम है। तो इनका काम क्या है? ये भी बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं? ये भी तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, पर ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? ये लिपिड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। और क्या करते हैं? फैट्स। तो फैट्स एंड लिपिड मैन्युफैक्चर करना किसका काम है? ये SER का काम है। और इसका जो सबसे मेन काम है SER का, मेन फंक्शन वो क्या है? ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो किसका पॉइंट है? SER का। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब साफ़ करना, जितना भी टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है जो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है, वो उसको टॉक्सिक कहेंगे। तो डिटॉक्स करना मतलब उसको ठीक कर देना, टॉक्सिसिटी को हटा देना। अब वो हट चुका है, अब एकदम प्योर साफ़ हो चुका है, तो वो लीवर सेल्स के अंदर
ओनली लीवर सेल्स, ये नहीं स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ये नहीं। डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है? लीवर में। जो भी हम गलत चीज़ खा लेते हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम किसका होता है? SCR का। ये SCR लीवर सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ER हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्गी एपरेटस। अब बात करते हैं गोल्जी की। गोल्जी का काम क्या है? गोल्जी पहले देख लेते हैं दिखती कैसे है। गोल्जी कैसे दिखती है? गोल्जी भी कहाँ प्रेजेंट होती है? इन्हीं के पास प्रेजेंट होती है। ऐसा करके कुछ इसका शेप होता है गोल्जी का, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही होती है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी की क्या मेन है? इसमें ना इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं हम। इसको क्या कहते हैं हम? ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ये सब ट्रैफिक पुलिस क्यों? ये बताती है कि किसको कहाँ भेजना है, कौन सी चीज़ को कहाँ जाना है। तो ये काम किसका होता है? ट्रैफिक पुलिस का। इसलिए गोल्जी को क्या बोलते हैं? इसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। और इसके फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। पैकेजिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करती है? ये प्रोटीन का। ये प्रोटीन कहाँ बन रहा है? ये प्रोटीन वही प्रोटीन है जो ER में बन रहे थे। जो ER में प्रोटीन बन रहे थे वो गोल्जी के पास आए, गोल्जी में उसकी पैकेजिंग हो गई, उसको वो एक सेल्स के जैसे ये प्रोटीन हमारा बना, इसको इसने पैकेजिंग कर दी, किसी के अंदर डाल दिया। अब इसका गोल्जी क्या करेगा? गोल्जी ही का काम है कि इसको ट्रांसपोर्ट करना, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ तक इसको ट्रांसपोर्ट कर देना। ये किसका काम है? गोल्जी का ही काम है। तो इसका मेन इसका काम क्या होता है? एक तो स्टोरेज, एक तो ये स्टोरेज करती है, वहाँ से ER से जो बन के आ गए पहले स्टोर करके रखेगी, जब ज़रूरत पड़ी तो उसकी पैकेजिंग करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, और ये मॉडिफिकेशन भी कर सकती है। काम क्या? मॉडिफिकेशन। तो गोल्जी बेसिकली डज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। किस चीज़ का? वॉट एवर इज़ फॉर्म्ड इन द ER में जो बन रहा है उसका। ये ना एक और जो मेन चीज़ जो ये बनाती है ना, वो होता है लाइजोसोम्स, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। लाइजोसोम्स भी गोल्जी बॉडी ही बनाती है, ये इसी का काम है, इसमें हेल्प करती है बनाने के लिए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लाइजोसोम ही है। लाइजोसोम्स को हम दूसरा नाम क्या है? लाइजोसोम्स को हम कहते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि जिस भी सेल्स को अपनी जान देनी होती है ना, वो यहाँ आके दे देता है, ये जान नहीं लेता। ये सुसाइडल बैग इसलिए जो भी, या फिर ये अपनी भी जान ले लेता है, इसलिए ये क्या है? ये सुसाइडल बैग है। जब कोई सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, है ना, या फिर कोई एक्सटर्नल एलियन सेल होते हैं, एलियन सेल्स होते हैं, तो वो सब जो हमारे सेल को अब क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा हैं, तो वो कहाँ से गायब होंगे? वो गायब होकर कहाँ जाएंगे? उनको भी हटाना तो पड़ेगा ना, ऐसे तो ढेर जम जाएगी। तो वो काम किसका होता है? लाइजोसोम्स का होता है। लाइजोसोम्स के अंदर ना, ये एक ऐसा लाइजोसोम होता है, इसके अंदर ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये सेल को क्या कर लेती हैं? डाइजेस्ट कर लेती हैं। ये तो सारी चीज़ क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो जितने भी फॉरेन मटेरियल्स हैं या वॉर्म आउट सेल्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं, उन सब का काम उन सबको क्या करेगी? ये लाइजोसोम्स अपने पास कर लेगी। ये ऐसे करके अपना शेप चेंज कर लेती है, ऐसे करके ये सेल्स इसके अंदर आ जाएगा, फिर इसको ऐसे ऐसे करके कवर अप कर लेगी और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से इसको क्या कर लेगी? डाइजेस्ट कर लेगी। या लाइजोसोम्स या फिर अगर अब ये मान लो अब पूरा सेल्स ख़राब हो चुका है, कोई ऑर्गेनली ख़राब नहीं है ना कोई एक्स्ट्रा चीज़, अब क्या पूरा सेल ख़राब चुका, अब पूरे सेल को कैसे डाइजेस्ट करेगी? छोटी सी चीज़ तो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ये पूरे होल सेल को कैसे खाएगी? तो ये जो लाइजोसोम्स है ना, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम ये क्या करेगी? ये अपने आप को रैप्चर कर लेगी, ये अपने आप को डैमेज कर देगी, ये फूट जाएगी, है ना। जैसे ये फूटेगी ना, अपने लेयर को फोड़ देगी तो जो अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, ये पूरे साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो ये जो सेल है, सेल में ये कहीं पर छोटा सा ये न्यूक्लियस है, ये तो ये लाइजोसोम्स, अब ये लाइजोसोम फूट जाएगा तो पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल्स में हो जाएगी। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम थी उसका काम ही था डाइजेस्ट करना, अब ये पूरे एंजाइम सब कुछ डाइजेस्ट
डाइजेस्ट कर लेगी। तो ये पूरा सब डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये सारी चीज़ क्या होती है, पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो पूरा सेल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो लाइजोसोम्स का काम क्या होता है, इट इज़ अ सुसाइडल बैग। इट डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स एंड वर्म आउट सेल ऑर्गेनेलीज। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ना सबसे मेन चीज़ जो है ना, ये डबल मेम्ब्रेन है। हमने कुछ ही को पढ़ा जो डबल मेम्ब्रेन है अभी तक, है ना। ये क्या डबल मेम्ब्रेन है, इसमें भी क्या है, इसमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक ये मेम्ब्रेन, एक ये मेम्ब्रेन। ये डबल माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है इस प्रकार से। ये एक मेम्ब्रेन हो गई, ये एक मेम्ब्रेन हो गई, सॉरी ये एक मेम्ब्रेन हो गई और एक मेम्ब्रेन ये हो गई। जो अंदर फोल्ड है ना, ये फोल्डिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड क्यों है, ये फोल्ड इसलिए है कि जब ये फोल्डिंग फॉर्म में होगी ना तो ये इसका एरिया इंक्रीज कर रही होगी। फोल्ड फॉर्म में क्या है, एरिया बढ़ रहा है, तो ये मेम्ब्रेन होगी, ये मेम्ब्रेन होगी। डबल मेम्ब्रेन क्यों, ताकि इससे एरिया बढ़ा सके। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, इसको जनरली हम कहते हैं पावर हाउस। सबके पास क्या है, निक नेम है, सबका निक नेम याद कर लेना। इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस क्यों, पावर हाउस इसलिए क्योंकि ये पावर दे रही है। पावर कैसे दे रही है, सारे सेल्स को काम करने के लिए पावर चाहिए ना। अब हमारे घर में जितनी भी मशीन से जो भी है, सबको पावर चाहिए, हम सबको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, पर क्या हम अपने सेल्स को भी करंट देंगे? बेसिकली ये करंट देती है? नहीं, ये करंट नहीं देती। हमारे सेल्स को ना पावर के फॉर्म में क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है। ठीक है, हमारे सेल्स को क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है। जितना एटीपी मिलेगा वो उतना काम करेगी। क्या है, एटीपी इज ना एनर्जी है, एक फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, इसका काम होता है एटीपी का सिंथेसिस करना है। एटीपी बनाती है और बाकी सबको दे देती है। ये क्या है, एनर्जी करेंसी है, जिसको जितनी ज़रूरत उसको दे देती है। अब इसमें अलग क्या होता है, इसके पास ना खुद के डीएनएज होते हैं। ये अपना काम सब खुद कर लेती है, बोलते मैं सब कर लूँगी, मैं तुमको एनर्जी बना के भी दे दूँगी। इसके बाद अपने खुद के डीएनए होते हैं, इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ये ईआर के राइबोसोम्स में डिपेंड नहीं करती, इसके पास खुद अपने राइबोसोम्स होते हैं। अपने प्रोटीन सिंथेसिस भी खुद कर लेती है, ये अपना डीएनए भी रखती है, अपना सब काम कर लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, दिस इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल्स। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, ये प्लांट्स में पाए जाएंगे। ये भी ना जैसे हमारे में ये ना माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे इनमें क्या होता है, ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। इसमें भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। और एक क्वालिटी क्या है, ये भी अपना डीएनए अपने पास रखती है और इसके पास अपने खुद के क्या है, राइबोसोम्स है। तो 2 सेल ऑर्गेनेलिस जिसके पास जो डबल मेम्ब्रेन, जिसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है, वो कौन से हो गए, एक तो प्लास्टिड्स हो गए और दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। अब इनका काम क्या है, प्लास्टिड्स के बिना 2-3 प्रकार के सेल्स होते हैं। इसमें ना एक होता है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना, ये क्या काम करता है, इसके अंदर होते हैं क्लोरोफिल्स। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पता है ना, जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो प्लास्टिड्स किस में काम आने लगा, फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि प्लास्टिड्स के एक फॉर्म है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल में काम आता है फोटोसिंथेसिस में। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट ना कलर्ड पार्ट है। जितना भी कलर्ड पार्ट है ना प्लांट का, जो फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इसमें जो कलर पार्ट दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, वो इस सेल्स की वजह से दिखता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से हमें दिखता है। और एक और इसमें होता है, एक होता है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट क्या है, ये जो बिना कलर के होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। ये क्या होते हैं,
ये कलरलेस होते हैं। ये ना न्यूट्रिएंट्स को, इनका काम होता है न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखना। तो प्लास्टिड्स के तीन पार्ट्स होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक लीकोप्लास्ट। ये हो गए कलरफुल, जो कलर्स देते हैं। ये ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये कलरलेस है, इसका काम होता है स्टोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर्स करके रखता है, ठीक है। ये हो गया प्लास्टिड्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? वैक्यूल। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया? वैक्यूल। वैक्यूल में क्या पढ़ेंगे हम? वैक्यूल में हम पढ़ेंगे स्टोरेज सैक, है ना। और क्या है इसमें? इसका काम क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टोरेज सैक। स्टोरेज सैक क्यों कहते हैं? क्योंकि सैक मतलब एनीथिंग लाइक दिस सैक, एंड स्टोरेज मतलब ये स्टोर करके रख रहा है। इसका काम ही है, इसका काम क्या है? स्टोर करके रखना। ये क्या क्या स्टोर कर रहा है? अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारे काम क्या कर रहा है? ये सारी चीज़ें क्या है? स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। इसका मेन जो काम होता है ना, ये ना प्लांट एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में ना छोटा सा होता है, प्लांट्स में ना ये बहुत बड़ा पाया जाता है, बहुत बड़ा। अगर ये सेल है, ये साइज़ ऑफ सेल है, तो वैक्यूल इतना बड़ा पाया जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियस होगा इतना सा, ये बाकी स्पेस। तो वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। प्लांट्स के अंदर इसका काम क्या होता है? ये इसके अंदर सैप भरा होता है। ये सैप क्या प्रोवाइड करता है? ये सैप इसको टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ताकि ये इसका स्ट्रेंथ, ये खड़ा रह सके प्लांट। वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? सैप प्रोवाइड कर रहा है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल डिवीजन। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या है? सेल तो पता चल गया सेल क्या होता है। डिवीजन मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड करना। जैसे जब हम छोटे थे तब हमारी बॉडी किसी इतनी थी, अब जब हम बड़े हो गए तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ़ सेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं। सेल्स की साइज़ या हम इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं कि पहले हमारा सेल इतना था, हमारा सेल्स इतना हो गया, ऐसे नहीं हो रहा है। हमारे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ कैसे होते हैं? सेल डिवीजन कैसा होता है? सेल डिवीजन ना दो टाइप का होता है। एक है माइटोसिस एंड दूसरा है मियोसिस। जब हमारे नॉर्मल सेल्स, जो हमारे हाथ पाँव किसी ऑर्गन, जो हमारे नॉर्मल सेल्स डिवाइड होते हैं, वो किससे होते हैं? माइटोसिस से होते हैं। और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होता है जब, तो हमारे जो क्रोमोसोम सेल्स है वो किससे डिवाइड होते हैं? मियोसिस से डिवाइड होते हैं। अभी इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको अगर और रिवीजन, वन शॉट रिवीजन फॉर एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरत हो, तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई चैनल कि आपको कौन से चैप्टर के वन शॉट रिवीजन चाहिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।